नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अगेन थर्ड सेशन में। अगर आप लोगों ने इससे पहले के दो सेशन नहीं देखे हैं जनरल एग्रीकल्चर क्वेश्चंस के, तो आप उनको जाकर देखिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चंस को जो काफ़ी अच्छे हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। और आज के सेशन में हम अगेन आपके जो रिमेनिंग आपके आगे के सेशन को बढ़ाते हुए इसमें क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं अगेन आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहिए, ताकि आप लोगों के पास एक बल्क में स्टोरेज जो है इन क्वेश्चंस का बन जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप लाइफ टाइम हमारा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो, जिसके अंदर हम आपको बहुत ही कम फीस के साथ आपके सभी कंप्लीट एग्रीकल्चर कोर्सेज को कवर कर रहे हैं, और ये आप लोगों के लिए अभी अवेलेबल है। तो जल्दी से इस कोर्स को आप अवेलेबल करवाने के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि रेनफॉल इज जनरली मेजर्ड इन इंडिया एट, कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो रेनफॉल जो है वो मेजरमेंट कब किया जाता है, किस टाइम पे किया जाता है। तो ये है कि अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock या 8 o'clock या 8:30 या 2 PM। तो आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका रेनफॉल है वो जनरली सुबह 8:30 बजे मेजर किया जाता है। और मेजरमेंट के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो कौन सा यूज किया जाता है? आपका रेन गेज को यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका ये भी याद रखना कि रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में आपका लगभग 1190 mm एक एवरेज रेनफॉल होता है इंडिया में, ओवरऑल अगर हम ईयर की बात करें। और उसी के बाद अगर हम एवरेज रेनी डे की बात करते हैं, इंडिया में कितने हैं आपके एवरेज रेनी डे? तो ये भी याद रखिएगा, एवरेज रेनी डे इंडिया में है जी 130। और उसमें से भी अगर हम बात करें तो इफेक्टिव रेनफॉल डेज कितने हैं? इफेक्टिव रेनफॉल डेज हैं जी आपके 75। ठीक है, मतलब जिस टाइम पे क्रॉप को रिक्वायरमेंट होती है बारिश की, उसी टाइम पे बारिश आना। अच्छा, एक हमने वर्ड पढ़ा होगा आपका क्रॉप रेनी डे या फिर आपका रेनी डे, ये दो शब्द अलग अलग हैं, ये दोनों एक ही नहीं है। क्रॉप रेनी डे तब होता है जब किसी एक दिन में बारिश आपकी 5 mm या उससे ज्यादा होती है, उस केस में उस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका क्रॉप रेनी डे। लेकिन आपका रेनी डे कब हो सकता है? तो रेनी डे हो सकता है जी जब आपकी बारिश 2.5 mm से ज्यादा होती है किसी दिन में। समझ में आया? तो ये हमारा क्या है जी? रेनफॉल का पूरा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। और ये आपको याद रखना है कि 8:30 बजे मॉर्निंग में क्या किया जाता है? रेन को या रेनफॉल को यहाँ पर आपका मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, उससे बिफोर जो पहले दिन में आपकी बारिश होती है उसी चीज को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, द रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय, कि जो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं उनको एस्टेब्लिश कौन करता है? तो आपको बताना चाहता हूं, पहले तो रेगुलेटेड मार्केट होती क्या है? रेगुलेटेड मार्केट वो मार्केट्स होती हैं जो कि आपका किसी भी एक लीगलाइज सिस्टम के द्वारा रन की जाती है, उसमें प्रॉपर आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उसी के बिहाफ पर इसको रन किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें तो इसको रेगुलेशन को एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है रेगुलेटेड मार्केट को? तो वो आपका स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। तो याद रखना, रेगुलेटेड मार्केट यहां पर जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है। गॉट इट? तो ये आपको जरूर अच्छे से याद करना है, क्योंकि यहां से कई बार आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अब जो आपका रेगुलेटेड मार्केट और अनरेगुलेटेड मार्केट में क्या डिफरेंस होता है तो बता चुका हूं। मार्केट इन विच ट्रांजैक्शंस आर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल एंड रेगुलेशन सेट फोर्थ बाय द स्टैट्यूटरी मार्केट ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग द वेरियस मार्केट सेगमेंट इन सच मार्केट प्लेस मार्केट एक्सपेंडिचर आर द स्टैंडर्डाइज एंड प्रैक्टिस आर रेगुलेटेड। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी बात है कि पहले के जो सेट किए हुए रूल एंड रेगुलेशंस हैं उन्हीं के बिहाफ पर क्या किया जाता है? रेगुलेटेड मार्केट को रन किया जाता है। अनरेगुलेटेड मार्केट होती हैं जहां पर कोई भी फिक्स रूल एंड रेगुलेशन या रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है बिजनेस करने के लिए। ट्रेडर्स अपने हिसाब से अपने रूल को सेट करते हैं। एंड हाउ द कंपनी इज कंडक्टेड एंड द रन्स मार्केट, देयर आर न्यूमरस फ्लॉज इन दिस मार्केट एंड रेंजिंग फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग कॉस्ट ऑफ द मार्केटिंग टास्क टू प्राइस डिटर्मिनेशन फ्लॉज। मतलब इसमें बहुत सारे कई बार अनरेगुलेटेड या अनएथिकल वेज दिखते हैं, जिसकी वजह से आपके जो बायर्स या फिर कई बार जो है उनका एक्सप्लॉइटेशन यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से हमारी क्या है? आपकी मार्केट्स के दो अलग अलग टाइप। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद, कि जो आपके सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ, या फार्मर्स के साथ, या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, या आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक के साथ? तो याद रखिएगा, ये आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं उन्हीं के साथ इसका एसोसिएशन होता है।
अब यहाँ अगर हम बात करें तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो रूरल बैंक होते हैं जो कि आपके एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सपोर्ट करते हैं, और ये आपका एक प्रकार से प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बीच में आपका लिंक का काम करते हैं। और वहीं इनको फंडेड की बात करें तो ये आपका शेयर कैपिटल, पब्लिक डिपॉजिट और जो आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लोन्स होते हैं उनके द्वारा इसको फंड किया जाता है। ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो क्रेडिट प्रोवाइड करता है, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है और गाइडेंस प्रोवाइड करता है किसको, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को, कि किस प्रकार से वो अपने जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करें तो अगला आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ए नैपसेक स्प्रेयर कंसिस्ट ऑफ हैंडहेल्ड नोजल, ए मैन कैन स्प्रे ओवर द एरिया ऑफ अबाउट। क्या बोला गया कि भाई ए नैपसेक स्प्रे है जो कि आपका हैंडहेल्ड नोजल जिसके अंदर प्रेजेंट होती है, और ए मैन कैन स्प्रे ओवर द एरिया ऑफ अबाउट। तो यहां पर ये कितने एरिया में लगभग आपका जो है कवर कर सकता है। ठीक है, मतलब एक दिन की बात हो रही है, तो एक जैसे 2 हेक्टेयर पर डे या 1.75 हेक्टेयर पर डे या आपका 0.25 हेक्टेयर पर डे या 0.4 हेक्टेयर पर डे। तो याद रखना नैपसेक स्प्रेयर जो होते हैं वो आपका हैंड से जो चलने वाला होता है वो एक दिन में लगभग अगर हम बात करें तो आपका 0.4 हेक्टेयर को क्या कर देगा, कवर कर देगा। यानी कि हाथ से जो आपने देखा होगा ना एक इस प्रकार से मूवमेंट करते हुए पूरा जो है आपके खेत को स्प्रे करते हैं, तो इसके अंदर बात की जा रही है कि ये लगभग आपका आधे हेक्टेयर को कवर कर देगा या फिर 1 एकड़ को लगभग कवर कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हो ये स्प्रेयर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हैंड हेल्ड जो स्प्रेयर होते हैं इनको हम बात करें तो आपका हाई वॉल्यूम स्प्रेयर क्या कर सकता है, मोर देन 400 लीटर आपकी पानी की रिक्वायरमेंट होती है पर हेक्टेयर। वहीं लो वॉल्यूम स्प्रेयर की बात करें तो ये आपका 5 to 400 लीटर पर हेक्टेयर। और नेक्स्ट है आपका अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर जो कि आपका लेस देन 5 लीटर पर हेक्टेयर पानी से काम चला लेगा। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई आपका अगर लो वॉल्यूम स्प्रेयर है या हाई वॉल्यूम स्प्रेयर है या आपका यहाँ पर जब बात करें तो अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर है, तो इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है और ये किस प्रकार से आपका कवर अप करते हैं। नेक्स्ट है वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, कि आपका जो वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर होता है वो इनमें से किसको मेजर करने में काम आता है, तो याद रखना रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ये मेजर करने में काम आएगा। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, तो यहां पर है डेज रिक्वायरमेंट टू इनिशिएशन ऑफ क्राउन रूट इन मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट, कि ड्वार्फ व्हीट जो मैक्सिकन है उसके अंदर यहाँ पर है कितने दिनों के बाद आपका CRI स्टेज देखने को मिलता है। तो आप लोगों को पता होगा 21 to 23 डेज होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन एक ही इसके अंदर मैच कर रहा है और वो कौन सा आपका ऑप्शन C, तो ये बिल्कुल सही है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि अलग अलग जो क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर डिफरेंट स्टेजेस को कई बार उनके डेज के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है। तो ये आपकी वेजिटेटिव स्टेज और ये है रिप्रोडक्टिव स्टेज। वेजिटेटिव स्टेज अगर हम बीट की बात करें तो जर्मिनेशन लगभग 5 से 7 दिन में हो जाता है और CRI स्टेज 20 से 25 दिन में आ जाती है। टिलरिंग की बात करें तो 15 दिन से लेके आपका उसके बाद नेक्स्ट 4 to 5 डेज के साथ साथ आपका अप टू 45 डेज आफ्टर सोइंग तक क्या रहता है, टेलर उसमें प्रोड्यूस होते हैं। जॉइंटिंग की बात करते हैं तो पीक प्लांट ग्रोथ जो होती है वो आपकी 45 to 60 डेज आफ्टर सोइंग हो जाती है और उसके बाद में उसमें आपका रिप्रोडक्टिव स्टेज जो होगा वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे बूट लीफ की बात करते हैं, फ्लावरिंग की बात करते हैं, मिल्किंग की बात करते हैं, डफ की बात करते हैं या फिर मैच्योरिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग स्टेजेस और अलग अलग टाइम है, इनको जरूर याद करें क्योंकि मैं बार बार आपको बोलता हूं कि इन स्टेजेस को जरूर समझें। प्लांट की फिजियोलॉजी आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स के अंदर अगर हम बात करें तो फिर यहां पर आपका अगला क्वेश्चन है जी, ये एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है आपका निपिंग इन चिकपी डन एट हाउ मेनी डेज आफ्टर सोइंग। तो याद रखना निपिंग जो है वो कब की जाती है, आप लोगों को पता होगा निपिंग के अंदर क्या होता है कि आपका जो चिकपी का प्लांट है उसका ऊपर का जो एपिकल पोर्शन है उसको हम लोग कट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि नीचे की जो लेटरल बड्स होती हैं वो ग्रो करना स्टार्ट करती है। अब निपिंग को करने के लिए अगर हम बात करें तो आपका मैनुअली भी उसको पिकिंग कर सकते हैं, निपिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि एनिमल जो निपिंग होती है वो भी की जा सकती है। जैसे एनिमल निपिंग की बात करें तो आप लोगों को पता होगा गोट या शिप का एक पूरा झुंड होता है जिसको उस फील्ड में आपका क्या कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि भाई आपका जो एनिमल्स होंगे वो ऊपर से पूरे पार्ट को खा लेंगे, लेकिन उससे नुकसान भी कई बार ज्यादा हो जाता था। तो अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में हमारे केमिकल निपिंग को हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि TIBA ट्राई आइडो बेंजोइक एसिड हम लोग
जो आपका एक प्रकार से एंटीऑक्सिन का काम करता है, या फिर साइकोसेल जो आपके ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, इनको हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो लेकिन निपिंग जो की जाती है वो कितने दिन के बाद की जाती है, ये यहाँ पर मेजर क्वेश्चन है। तो लगभग लगभग आपका 35 डेज के आसपास यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर निपिंग करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, अच्छा निपिंग के बारे में बात करें तो मैंने बता दिया कि प्लकिंग द एपिकल बड ऑफ क्रॉप एट अबाउट 30 to 40 days after sowing is done to stop the apical growth and it promote the lateral branching plant to become more vigorous and productive, produce more vigorous and produce more flower and pods and yield per plant is increased। मतलब सिंपल सी बात जो मैंने अभी आपको समझाई थी वही यहां पर आपका मेंशन किया गया है। उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है जी, एन एरिया ऑफ लैंड दैट ड्रेन द स्ट्रीम एंड रेनफॉल टू ए कॉमन आउटलेट। यहां पर क्या है कि भाई आपका जो रेनफॉल्स की बात करते हैं या फिर किसी प्रकार से कोई ड्रेनेज हो रहा है, आपका रन ऑफ हो रहा है वाटर का, वो एक कॉमन एरिया में जाकर क्या हो जाता है, वहां पर डिपॉजिट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि ऐसे एरिया को हम लोग बोलते हैं वाटरशेड, जहां पर वाटर का एक प्रकार से कलेक्शन होता है। लेकिन उसके बाद हम जब वाटरशेड मैनेजमेंट वर्ड यूज करते हैं तो उसमें आपका याद रखना कि एक बड़ा एक हम लोग वर्ड यूज करेंगे। अच्छा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, उसमें केवल और केवल हम बारिश का पानी कैसे बचा सकते हैं, उसका जो फ्लो हो रहा है वो कहीं पर बह के अननेसेसरी एरियाज में जा रहा है, उसको हम वाटर को कलेक्ट करते हैं और बाद में यूटिलाइज करते हैं अपने किसी भी काम के लिए। लेकिन वाटरशेड इज नॉट ओनली लाइक दैट, इट कैन बी आल्सो, मतलब जहां पर भी आपका कोई भी एक्सेस वाटर कहीं से फ्लो कर रहा है, किसी रिवर से फ्लो कर रहा है, कोई आपका और आउटलेट से कर रहा है, तो वो वहां पर जाकर आपका कलेक्ट हो जाता है। और उस वाटरशेड मैनेजमेंट में हम पूरा उसका इकोसिस्टम जो होता है, चाहे वहां पर आपका लैंड यूज कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है, चाहे हम लोग वहां पर सॉइल इरोजन की बात करें, या आपका कोई और वहां पर नेचुरल रिसोर्स है उसको प्रोटेक्ट करने का, या फिर वहां पर जो लिविंग लाइफ है आपका एनिमल्स की या फिर सॉइल ऑर्गेनिजम्स की, तो उनको आपका मैनेज करने की कोशिश की जाती है। समझ में आया? तो ये आपका वाटरशेड एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रोडक्ट आर एट द मैक्सिमम फॉर बिजनेस व्हेन आउटपुट इज एट लेवल व्हेन एमसी मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो आपका उसमें क्या यहां पर देखने को मिलेगा। तो याद रखना कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जब इक्वल होता है तो उसी टाइम पर जो आपका प्रोडक्शन जो होता है वो आपका मैक्सिमम स्टेज पर होता है किसी भी फार्म बिजनेस के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना आपका इसमें। फिर हम बात करते हैं, तो आपका अगला क्वेश्चन है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इज मेजर प्रॉब्लम इन। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इनमें से किस आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप में ज्यादा देखने को मिलती है। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो मेल और फीमेल, यहां पर हम ऑर्गन की बात करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि मेल और फीमेल जो मैटिंग है वो पॉसिबल नहीं हो सकती किसी भी स्ट्रक्चर एक एवोल्यूशन के कारण, या फिर कोई और रीजन हो सकता है। लेकिन वहां पर ये आपका किस में नहीं होता, ये मतलब किस में आपकी मेजर प्रॉब्लम होती है, लोकाट के अंदर, पपाया के अंदर, बनाना के अंदर, या फिर गवावा के अंदर। तो ये आपकी लोकाट के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन है क्या, कोऑपरेटिव फार्मिंग, collective farming and capitalistic farming and peasant farming are type of farming या system of farming, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कि दोनों ही नहीं है, पहला है कि भाई दूसरा है दोनों ही है, तीसरा है कि भाई ओनली ए होता है, या फिर आपका बी होता है। मतलब जो आपके नाम लिखे गए हैं ऊपर, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, पीजेंट फार्मिंग, ये क्या है, ये टाइप ऑफ फार्मिंग है या सिस्टम ऑफ फार्मिंग है। तो याद रखिएगा ये टाइप ऑफ फार्मिंग नहीं है, ये आपके सिस्टम ऑफ फार्मिंग है। क्या है, आपके सिस्टम ऑफ फार्मिंग है ये टाइप ऑफ फार्मिंग नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही आपका कॉम्प्लेक्स हम लोग सिस्टम की बात करते हैं, किस प्रकार से फार्मिंग सिस्टम हमारे जो है इसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज नॉट ओनली टाइप ऑफ फार्मिंग। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ओनली 2। अगला हमारा क्वेश्चन है जी, विच प्रॉपर्टी इनेबल क्ले सॉइल टू टेक अप वाटर टू फॉर्म ए मास दैट कैन बी डीफॉर्म्ड इनटू एनी शेप एंड टू मेंटेन द शेप इवन आफ्टर द डिफॉर्मेशन प्रेशर इज रिमूव्ड। मतलब क्या है कि भाई आपका यहाँ पर सॉइल के अंदर हमारी एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, खासकर क्ले के अंदर, कि जैसे ही हम उसको डिफॉर्म करते हैं, जैसे मान के चलिए आपका कोई कागज है ना, तो हम उस कागज को क्या कर देते हैं जी, आपका मतलब एक प्रकार से कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर उसको वापस कोई शेप देते हैं तो वापस उसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने देखा होगा क्ले के हम लोग खिलौने बनाते हैं ना, उसको कैसे मर्जी आपका कर लिया जाए। तो वही बात यहां पर बताई जा रही है कि वो किसकी वजह से होता है, परमिएबिलिटी की वजह से होता है, आपका पोरोसिटी की वजह से होता है, प्लास्टिसिटी की वजह से होता है, या फिर कंप्रेसिबिलिटी की वजह से होता है। तो याद रखना ये हमारा प्लास्टिसिटी जो नेचर होता है उसके अंदर, उसकी वजह से होता है कि वो कोई भी शेप आपका जो है उसको हम लोग दे सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन इंडिया कंट्रीब्यूटिंग द सिग्निफिकेंटली टू नेशंस टोटल मिल्क प्रोडक्शन ड्यू टू लार्ज लाइव स्टॉक पॉपुलेशन एंड इफेक्टिव डेयर फार्मिंग प्रैक्टिस। तो भाई अभी अगर हम डेटा की बात करते हैं रिसेंटली, तो यहां पर पूछा गया है कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग करता है। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कौन करता है, आपका यूपी करता है। ठीक है, इनमें से यहां पर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, गुजरात है ना, जो भी है उनमें से यूपी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अब मैं आपको कुछ और फैक्ट बताता हूं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज प्रेजेंट टाइम में आपका पंजाब जो है वो 1245 पर कैपिटा अवेलेबिलिटी यहां पर पंजाब में सबसे ज्यादा है, और 471 ग्राम जो है वो इंडिया की पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है। इंडिया वर्ल्ड में लगभग 25% जो वर्ल्ड का मिल्क प्रोडक्शन है वो इंडिया करता है। और वहीं अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में कितना बदलाव आया है भारत के अंदर अलग अलग जो है स्टेट्स के अंदर, तो वो भी आप लोग यहां पर देख सकते हो। ठीक है, कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो बड़ा बदलाव है वो यहां पर आपको राजस्थान में देखने को मिला है। सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो आपका यहां पर कर्नाटका में है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, और वहीं डिक्रीमेंट की बात करते हैं तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर, लक्षद्वीप के अंदर, ठीक है, या हमारा मणिपुर, ठीक है, आपका नागालैंड, या फिर हमारा पुदुचेरी, इनके अंदर क्या है आपका नेगेटिव भी इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला है कि पिछले 10 साल के अंदर आपका जो मिल्क प्रोडक्शन पहले था वो अभी आपका कम हो चुका है। लेकिन ज्यादातर स्टेट्स में ये क्या है आपका डिफरेंस इंक्रीज हुआ है, यानी कि मिल्क जो पर कैपिटबिलिटी है वो बड़ी है। लेकिन मिल्क की अगर पर कैपिटबिलिटी की बात करते हैं तो फर्स्ट आपका पंजाब है, सेकंड राजस्थान है, थर्ड हरियाणा है, फोर्थ तेलंगाना है, फिफ्थ गुजरात है, और सिक्स्थ आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये आपकी रैंकिंग है पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी की। अगला हमारा क्वेश्चन है, When was the Central Agricultural Research Institute for Andaman and Nicobar Group of Iceland established? कि आपका जो सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है CARI ICR के द्वारा वो अंडमान और निकोबार ग्रुप समूह में कब आपका एस्टेब्लिश किया गया था? तो 1975, 1978, 1980 या आपका 1983। तो आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारा ऑप्शन बी 1978 के अंदर क्या किया गया था, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल? तो प्लांटेशन क्रॉप के एग्जांपल आप लोग जानते हो, चाहे टी, कॉफी, रबर है ना, सारे के सारे, कोकोनट। तो यहाँ पर टी एक ही ऑप्शन है, बाकी वीट, राइस, मेज ये हमारी यहाँ पर है प्लांटेशन क्रॉप के एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो आंसर सी हो गया। अगला ये आपका डेफिनेशन मिल जाएगा, ए ग्रुप ऑफ कमर्शियल क्रॉप ऑफ पेरिनियल नेचर कल्टिवेटेड एक्सटेंसिवली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल सिचुएशंस विच नीड एम्प्लॉयमेंट of labor throughout of year and the produce of which are usually consumed after processing। मतलब क्या है, देखो इसके अंदर कई बातें यहां पर लिखी गई है कि देखो प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है। पहली बात है कि ये कमर्शियल क्रॉप है, दूसरी बात है कि इनकी नेचर जो है वो क्या होती है आपकी पेरिनियल होती है। पेरिनियल मतलब जिनका जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 साल से ज्यादा का होता है। अच्छा, तीसरी यहां पर क्या है, ये आपकी ज्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में इसको ग्रो करवाया जाता है। उसके बाद यहां पर है कि ये आपका लेबर को एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर यहां पर मिलता है, और इसी के साथ में ये जो प्रोड्यूस आपका जो भी करेगा उसको यहां पर आपका कंज्यूमिंग करने से पहले क्या रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपके कुछ फैक्ट हैं जो जरूर याद रखिएगा, जो प्लांटेशन क्रॉप के साथ क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द सब क्रॉप शोन टू सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ मेन क्रॉप कॉल्ड एज? कि भाई आपका क्या है कि एक मेन क्रॉप है जिसके साथ हम लोग एक सब क्रॉप यानी कि एक प्रकार से इंटर क्रॉप भी बोल सकते हैं, वो हम इसलिए ग्रो करवाते हैं ताकि मेन क्रॉप की यील्ड को वो क्या कर सके, आपका सबऑर्डिनेट कर सके। तो यहां पर पहला शब्द है जी ऑगमेंटिंग क्रॉप, दूसरा है ट्रैप क्रॉप, तीसरा है बैरियर क्रॉप, चौथा है आपका कवर क्रॉप। देखो कवर क्रॉप के अगर हम बात करते हैं तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इवेपो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करना, या आपका ये भी कह सकते हो, देखो मल्चिंग वैसे एक मल्च क्रॉप का एग्जांपल होता है इवेपो ट्रांसपिरेशन। कवर का मेनली यही होता है कि सोइल इरोजन को रिड्यूस करना। ठीक है, कवर का मेन जो होता है वो आपका क्या होता है, सोइल इरोजन को रिड्यूस करना ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लेकिन कवर क्रॉप, मल्च क्रॉप या स्मोदर क्रॉप इन तीनों के एग्जांपल सेम ही होते हैं, लेकिन मल्च का एग्जांपल मेन ऑब्जेक्टिव होता है इवेपो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करना, स्मोदर का मेन आपका जो है काम होता है क्या करना, आपके वीड की ग्रोथ को स्प्रेस करना। बैरियर क्रॉप क्या होती है, ये वो क्रॉप होती हैं जो कि बैरियर का काम करती हैं आपके बाउंड्रीज के ऊपर किसी भी फील्ड के, ताकि वहां पर कोई एनिमल्स या फिर कोई और आपका अटैक करता है तो उससे बचाया जा सके। और फिर हम बात करते हैं जी ट्रैप क्रॉप। तो ट्रैप क्रॉप क्या होती है, ये आपका एज ए ये कह सकते हो कि भाई या तो किसी प्रकार से कोई इस प्रकार के केमिकल को रिलीज करती
करती है जो कि इंसेक्ट और पेस्ट के अटैक से उस मेन क्रॉप को बचा सकती है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हो कि ये ससेप्टेबल क्रॉप होती हैं जो कि आपके ऊपर यहाँ पर अलाउ करती हैं कि इनके ऊपर इंसेक्ट जल्दी से अटैक करेगा, जैसे ही हमें पता चलेगा हम इनको क्या कर देंगे, उखाड़ के बाहर फेंक देंगे और आपकी मेन क्रॉप के ऊपर स्प्रे कर दिया जाएगा। फिर यहाँ ऑगमेंटिंग क्रॉप, ये वो क्रॉप होती हैं जो कि आपकी मेन क्रॉप को क्या करती हैं जी, सपोर्ट प्रोवाइड करती है और उसकी यील्ड में एडिशन देती है। तो यहाँ पर बरसीम जो है उसके साथ हम जो मस्टर्ड या फिर कोई भी ऐसी क्रॉप ग्रो करवाते हैं जो कि एज ए फोडर पर्पस यूज की जा सके, तो जब हम बरसीम की फर्स्ट हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसकी अपनी खुद की यील्ड बहुत कम होती है, तो उसमें अगर कोई दूसरी इंटरक्रॉप ग्रो करवाई जाएगी तो उसके ग्रोथ के साथ वो भी यील्ड में एक एडिशन करने का काम करेगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करें तो व्हाट इज द टर्म फॉर शैलो टिलेज ऑपरेशन डन आफ्टर प्राइमरी टिलेज टू ब्रिंग ए गुड सॉइल टिल्थ बाय स्टीरिंग एंड कंडीशनिंग ऑफ सॉइल, ब्रेकिंग क्लॉड एंड क्रस्ट एंड क्लोजिंग क्रैक एंड सर्विक्स फॉर्म्ड ऑन द ड्राइंग। मतलब क्या है कि भाई आपकी प्राइमरी टिलेज के बाद आपकी सॉइल टिल्थ को बढ़िया बनाने के लिए, उसको जो भी आपके क्लोड्स वगैरह बड़े पड़े हुए हैं उनको आपका सही करने के लिए, आपके क्रैक्स को बंद करने के लिए, और ताकि वहां पर ड्राइंग ना हो सके सॉइल का, और जो बड़े बड़े क्लोड्स हैं उनको तोड़ने के लिए, तो ये हम लोग एक सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। देखो कंजर्वेशन में तो प्राइमरी भी नहीं किया जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो खत्म ही हो गया। ऑन सीजन टिलेज तो कोई भी आपकी जो ड्यूरिंग द सीजन चल रही टिलेज हो सकती है। इंटेंसिव टिलेज में हम लोग एक हैवी टिलेज ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, तो ये तो एक प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का मिक्सचर पार्ट हो गया। तो ऑप्शन राइट यहां पर क्या है जी, आपका सेकेंडरी टिलेज। अब बारी आती है जी नेक्स्ट आपका अगला, व्हाट इज द पार्टिकल रेंज इज क्लासिफाइड एज फाइन सैंड बाय द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। अब देखो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के अकॉर्डिंग बात करें तो सैंड साइज जो है आपका वो कितना होता है, सैंड फाइन सैंड पार्टिकल का साइज। तो फाइन सैंड पार्टिकल का साइज कितना होता है जी, ऑप्शन सी यानी कि 0.2 से आपका 0.02। अब यहाँ पर दोनों ही दिए गए हैं, एक आपका IEEE का भी दिया है और USDA का भी दिया है, तो दोनों में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई आपका, अब देखो इसके अंदर टोटल क्लासेस कितनी होती है, 7 होती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो टोटल क्लास कितनी है जी, 4 है, ठीक है। और इनको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत बार देखे गए हैं और बार बार आ जाते हैं, तो प्लीज इनको नोट डाउन जरूर करिएगा, इन टेबल को भी जरूर नोट डाउन करिएगा। और यहीं पर जैसे आप क्वेश्चन को लिखते हो ना, क्वेश्चन के साथ में उसकी जो अगर जहां पर भी आपको देखने को मिले तो उनकी लिख लिया करो डेफिनेशन वगैरह, या फिर जो भी आपका एक ऑथेंटिक कंटेंट है, ताकि क्वेश्चंस को पढ़ते टाइम ये डेटा भी आपको याद हो जाए सारा का सारा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर हैज द ऑल 3 डायमेंशन अबाउट सेम साइज विद पैड दैट आर क्यूब लाइक विद फ्लैट राउंडेड फेसेस। क्या बोला गया कि भाई कौन से टाइप का सॉइल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ऑल द डायमेंशन अबाउट द सेम साइज विद पैड दैट आर क्यूब लाइक विद फ्लैट राउंडेड फेस, मतलब उसके अंदर फ्लैट राउंडेड फेस है, दूसरी तरफ उसके अंदर पैड जो है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और सेम साइज वहां पर देखने को मिलता है, तो वो कौन से आपका स्ट्रक्चर का है। जैसे प्लेटी लाइक है, ब्लॉकी है, ग्रेनुलर है, प्रिज्मेटिक है, तो इसमें तो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्लॉकी के अंदर आपका है या ग्रेनुलर के अंदर है तो ग्रेनुलर में बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर आपका देखने को मिलेगा। प्रिज्मेटिक के अंदर आपकी अलग अलग जो है शेप देखने को मिलेगी, लेकिन ये स्ट्रक्चर कौन सा है आपका, ब्लॉकी। तो ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सूटेबल नंबर ऑफ एनिमल फॉर हाउसिंग इन ए सिंगल रो सिस्टम इन ए डेयरी बार्न। तो डेयरी बार्न के अंदर सिंगल जो रो सिस्टम होता है उसमें कितने सूटेबल नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 16 या फिर 18 से 20। तो याद रखना 12 से 16 एनिमल जो होते हैं वहां पर परफेक्ट होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो डबल रो जो आपका एक सिस्टम होता है उसमें लगभग आपके 50 एनिमल, 40 से 50 एनिमल हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, एक हेड टू हेड सिस्टम होता है, एक टेल टू टेल सिस्टम होता है। तो आपका टेल टू टेल सिस्टम को बढ़िया माना जाता है, ना कि हेड टू हेड सिस्टम को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए तो ये हमारा आज का सेशन था, और अगेन आप लोगों से एक गुजारिश है कि लाइफ टाइम कोर्स है बहुत ही कम कीमत के साथ, तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके इन कोर्सेज का। और बाकी पढ़ते रहो, लिखते रहो, याद करते रहो, क्योंकि आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।